नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। देश भर में मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है और मॉनसून अब लगातार आगे बढ़ रहा है। लंबे समय से गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अब जग गई है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देखिए लगभग 48 घंटों के लिए 21 राज्यों में तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जता दी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ी इलाकों में पूरी तरह से देखिए निचले क्षेत्रों में जलभराव का खतरा भी बन जाता है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की बिना जरूरत बाहर निकलने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही पश्चिमी विभोग बंगाल की खाड़ी से आने वाले देखिए नमी और मध्य भारत के ऊपर बने पूरी तरह से देखिए यहाँ पे कारण कई राज्यों में मौसम सक्रिय हो सकता है। इन सिस्टमों के प्रभाव से देखिए उत्तर पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना भी जताई है। कुछ स्थानों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज आंधी चल सकती है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों से देखिए नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, झांसी, चित्रकूट, रायबरेली और फतेहपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी तेज बारिश का देखिए यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी मौसम अचानक बदल सकता है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण यह संभावना जताई जा रही है कि लोगों को जनहानि ना हो। ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी घाट के इलाकों में मानसूनी बारिश जारी रहेगी और साथ ही वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और कई जिले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम ना करें और फसलों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी इंतजाम भी कर रखें। यात्रियों को भी यात्रा से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना आप ना करें। साथ ही बारिश जहां लोगों को गर्मी से राहत देगी, वहीं तेज हवाएं, बिजली और भारी बारिश नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। बिजली चमकने के समय देखिए खुले में ना जाएं और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी आप अच्छे से करें। अगले 48 घंटे राज्यों के जो हमने आपको राज्य बताए हैं, इन सब में बारिश होने की संभावना है। कहीं येलो अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और साथ ही पेड़ के नीचे खड़े होने से आप परहेज करें और अगर बाहर निकलते हैं तो एक बार ज़रूर मौसम विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप मौसम को चेक करें। उसी के बाद आप बाहर निकलें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब जिन घरों में पीएनजी का कनेक्शन लग चुका है उन्हें 30 दिनों के अंदर अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर लाना होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना है और साथ ही पूरी तरह से देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी को ज़्यादा जोड़ना है और साथ ही ज़रूरतमंद परिवारों तक एलपीजी के आसान पहुँचाना भी देखिए माना जा रहा है। क्योंकि देखिए जब से युद्ध छिड़ा हुआ है पश्चिमी घाटों में, ऐसे में एलपीजी या एनपीजी की पूरी तरह से समस्या लोगों को हो रही है। ये नियम आपको पता है भारत गैस और एचपीजी गैस जैसे सभी सरकारी घरेलू एलपीजी कनेक्शनों पर लागू होगा। हाल ही में सरकार ने गैस वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव करने की सलाह भी दी है, कदम भी उठाए हैं जिससे एक बार में ही घरेलू गैस व्यवस्था का बढ़ावा दिया जा रहा है। नए नियम के अनुसार यदि किसी उपभोक्ताओं ने अपने घर में पीएनजी कनेक्शन से लिया है तो देखिए 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको समझाएं तो अगर किसी व्यक्ति के घर में 10 जून को पीएनजी कनेक्शन शुरू होता है
तो उसे अगले 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर जो है कराना होगा। तय समय के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग या रिफिल में दिक्कत ना आ सके, इसलिए देखिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार की वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन नीति के तहत ये फैसला लिया गया है ताकि एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों एक साथ उपयोग किया जा सके। सरकार का मानना है कि कई शहरों में पीएनजी नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई परिवार दोनों तरह की गैस सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। इससे गैस सप्लाई और सब्सिडी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है। नए नियम के मुताबिक पूरी तरह से देखिए कनेक्शन काम होंगे और उन इलाकों में एलपीजी की उपलब्धता बढ़ेगी जहां देखिए पीएनजी की सुविधा भी पहुंचेगी। इससे गैस वितरण अधिक पारदर्शी और संतुलित बनने की उम्मीद भी जताई गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा है। यदि भविष्य में कोई परिवार ऐसी इलाके में शिफ्ट होता है जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो ट्रांसफर हाउस देखिए यहाँ पे मदद ले सकता है। साथ ही दोबारा वो एलपीजी कनेक्शन आसानी से शुरू करा सकता है, यानी कनेक्शन सरेंडर करने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर आप दोबारा गैस कनेक्शन लेने के लिए पूरी तरह से देखिए यहाँ सतर्क हो जाएं, ताकि सरकार आपको सारी चीज़ों की देखिए यहाँ पे उपलब्धता करा रही है। इसलिए जिन लोगों को स्थान बदलना पड़ सकता है उन्हें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा सरकार ने गैस वितरण व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भी ओटीपी आधारित सिलेंडर डिलीवरी सिस्टम और केवाईसी प्रक्रिया को भी जरूरी कर दिया है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिससे डिलीवरी एजेंट को बताने में देखिए दिक्कत नहीं होगी और सिलेंडर आपके साधारण से घर पे साथ ही बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। वहीं उज्ज्वला योजना समेत कई लाभार्थियों के लिए केवाईसी पूरा करना भी जरूरी है ताकि सही व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंच सके और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है और आपकी मदद करना सरकार चाहती है। अगर आप एलपीजी यूज़ करते हैं या एलपीजी या फिर पीएनजी यूज़ करते हैं तो दोनों चीज़ों को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको सारी चीज़ों पर सुविधा दे रही है। और पीएनजी वालों के लिए देखिए ज़्यादा कनेक्शन अगर आप एलपीजी पर भी शिफ्ट होने वाले हैं तो सरकार उस पर भी आपको देखिए उदाहरण के तौर पर बताएं तो सरकार आपको मदद देगी। अगर आप देखिए पीएनजी हो या एलपीजी हो, आप दोनों इस्तेमाल करें, सरकार आपको दोनों ही उपलब्ध कराएगी और दोनों को ही आप देखिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान गबन मामले में अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है, जबकि आधिकारिक गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक भी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार व मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए नगद दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में देखिए 8 लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है और साथ ही जबकि कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी पाया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें रामाशंकर यादव, उपटीनू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और साथ ही आपको बताएं मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामाशंकर मिश्रा और साथ ही शुभम श्रीवास्तव शामिल है। इन सभी नामों की देखिए पुष्टि की गई है। इन सभी नाम जो है एफआईआर में पाए गए हैं। इन सभी से पूरी तरह से देखिए जांच की जा रही है। इन सभी से पूछा जा रहा है कि आखिर मामला है क्या। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। अभी तक किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी की देखिए कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की है, जहाँ पे देखिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर हो रही है। हालांकि अब तक दर्ज हुई एफआईआर में चंपत राय का नाम आरोपी के तौर पर नहीं शामिल हुआ है। देखिए आपको पता है जब से मामला सामने आया सभी के सामने कि राम जन्मभूमि में चोरी का मामला है, तो ऐसे में चंपत राय का नाम सबसे ज्यादा दौड़कर सामने आ रहा था। तो कहा जा रहा था कि चंपत राय यहाँ पे
पूरी तरह से देखिए आरोपी हैं और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं, जो एफआईआर हुई है उन 8 नामों में चंपत राय का नाम है ही नहीं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चंपत राय निर्दोष है, उनको लाया जा रहा था। लेकिन देखिए जांच अभी भी जारी है, हो सकता है कि नाम आ जाए। तो देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। जांच के दौरान आपको बताएं, एसआईटी ने उनसे कई घंटे पूछताछ जरूर की थी और उनसे संबंधित दस्तावेज व जानकारी भी ली थी। चंपत राय से देखिए सारी जानकारियां ली गई हैं, लेकिन मौजूदा एफआईआर केवल उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जिनके खिलाफ शुरुआती जांच में पर्याप्त आधार मिले हैं। इसलिए फिलहाल चंपत राय आरोपी नहीं है। हालांकि जांच एजेंसियां आगे मिलने वाले सबूतों के आधार पर किसी भी पहलू की जांच कर सकती है। इस पूरे मामले की शुरुआत जून महीने में हुई थी, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर के दान में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल बैठाया, यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने कई दिनों तक मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और दान गिनने वाले सभी से देखिए पूछताछ की, बैंक रिकॉर्ड खंगाले, दस्तावेज देखे, वित्तीय लेन देन देखा, सभी की जांच की। इसके बाद 20 पन्नों की देखिए रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई और साथ ही जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त होगी और साथ ही कड़ी कार्रवाई भी उसके खिलाफ होगी। वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठा रहा है। ऐसे में यह मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चा का भी बड़ा विषय बन गया है। फिलहाल देखिए सबसे अहम बात यह है कि अब तक 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उनसे अभी जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक गिरफ्तारी की घोषणा अभी नहीं हुई है। चंपत राय का नाम वर्तमान एफआईआर में अभी शामिल नहीं है। जांच जारी है, आने वाले दिनों में एसआईटी तथा पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद इस मामले में नए खुलासे और नई कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो देखिए जिस तरह से लगातार मामला सामने आ रहा था दान चोरी का, राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं, आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखें तो जब मंदिर बना है, मंदिर में ही भगवान का जो धन है वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में देखिए एसआईटी की जांच बैठाई गई। अब एसआईटी की जांच किस तरह से एक कर खुलती जाएगी, कौन कौन नाम सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।